नमस्कार। रीनल सिस्टम की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है आपका। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी यूटीआई के बारे में। उसमें हमने बात की थी कि यूटीआई होता क्या है, अपर यूटीआई और लोअर यूटीआई के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से यूटीआई होने के चांसेज बढ़ जाते हैं। देन अपन ने बात की कौन कौन से रूट है जिससे यूटीआई होने के चांसेज होते हैं। देन अपन ने बात की कि यूटीआई होने के बाद में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हो जाते हैं। देन अपन ने बात की थी कि उसको डायग्नोस कैसे करते हैं, उसको ट्रीट कैसे करते हैं। आज के लेक्चर में जो अपन बात करने जा रहे हैं वो एक डिजीज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका नाम है पाइलोनेफ्राइटिस। आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में। देखिएगा दोस्तों, यहां पर अगर अपन इस पाइलोनेफ्राइटिस को डिस्कस करें तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। पाइलोनेफ्राइटिस, अगर हम इस पाइलोनेफ्राइटिस को डिफाइन करना चाहें या हम इस पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में बात करें तो इसमें हमें पता है पीछे आइटिस वर्ड लग रहा है, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। अब अगर हम बात करें कि यहां पर आइटिस वर्ड लग रहा है, इससे हम समझ रहे हैं इन्फ्लामेशन की बात हो रही है, लेकिन किस चीज का इन्फ्लामेशन है। तो उसमें देखिएगा दो वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है पाइलो और दूसरा आ रहा है नेफ्राइटिस। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक वर्ड आ रहा है पाइलो, दूसरा वर्ड कहीं ना कहीं नेफ्रो या नेफ्रॉन से रिलेटेड है। हम कह सकते हैं पाइलोनेफ्राइटिस को अगर हम डिफाइन करें तो यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है और उसमें लिखा हुआ है, देखिएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस, इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेरेन्काइमा। अगर रीनल पेल्विस और रीनल पेरेन्काइमा का इन्फ्लामेशन हो जाए तो वो कंडीशन कहलाती है पाइलोनेफ्राइटिस। अगर हम बात करें, ये मान लीजिए एक किडनी का डायग्राम है, इसको अगर हम समझना चाहें, ये किडनी है। अगर हम किडनी के अंदर अगर अपन बात करें कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में तो अपन ने बात की थी कि इस प्रकार से ये पिरामिड्स होते हैं। देन अपन ने यहां पर यह भी डिस्कस किया था कि यहां पर एक फनल शेप्ड कैविटी होती है जो कि किडनी के अंदर जो यूरिन बनता है उस यूरिन को रिसीव करने का काम करती है। ये जो फनल शेप्ड कैविटी है जिसका काम होता है किडनी में बनाए जाने वाले यूरिन को रिसीव करना और आगे की ओर यूरेटर के अंदर पुट डाउन करना, इस फनल शेप्ड कैविटी को अपन ने नाम दिया था रीनल पेल्विस। अगर हम बात करें इसको अपन ने क्या नाम दिया था, इसको अपन ने नाम दिया था रीनल पेल्विस। अब अगर इस रीनल पेल्विस का इन्फ्लामेशन हो जाए, अगर इस रीनल पेल्विस का इन्फ्लामेशन हो जाए इस स्ट्रक्चर का, तो रीनल पेल्विस का इन्फ्लामेशन कहलाता है पाइलाइटिस। यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस क्या कहलाता है, पाइलाइटिस कहलाता है। दूसरा अपन ने बात की थी कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन या हम कह सकते हैं किडनी की फंक्शनल यूनिट या किडनी का पेरेन्काइमा भी होता है। यहां पर अपन ने बात की कि नेफ्रॉन सिचुएटेड होते हैं और हमें पता है नेफ्रॉन ही किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ये मान लीजिए अगर अपन बात करें कि ये क्या है तो अपन कहेंगे ये नेफ्रॉन है। अब अगर इन नेफ्रॉन्स का इन्फ्लामेशन हो जाए, नेफ्रॉन्स का इन्फ्लामेशन हो जाए तो कंडीशन कहलाती है नेफ्राइटिस। यहां तक क्लियर है क्या? हम पाइलोनेफ्राइटिस डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले हम समझ रहे हैं कि हमें पता है किडनी के अंदर एक यूरेटर के आगे की ओर एक फनल शेप्ड कैविटी होती है जिसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं, जो कि नेफ्रॉन्स के द्वारा बनाए जाने वाले यूरिन को रिसीव करके आगे यूरेटर में पुट डाउन करती है। और इस रीनल पेल्विस का इन्फ्लामेशन हो जाना कंडीशन कहलाती है पाइलाइटिस। दूसरा हमें पता है किडनी के अंदर उसकी फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है और नेफ्रॉन सिचुएटेड होते हैं। इन नेफ्रॉन्स का अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन होना कहलाता है नेफ्राइटिस। यहां हमने दोनों को अलग अलग डिस्कस किया है। अगर सिर्फ नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन हो तो कंडीशन कहलाती है नेफ्राइटिस, और अगर रीनल पेल्विस का अकेला इन्फ्लामेशन हो तो कंडीशन कहलाती है पाइलाइटिस। बट अगर किसी भी वजह से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाकर के किडनी के अंदर एक ही टाइम में नेफ्रॉन और रीनल पेल्विस इन दोनों का इन्फ्लामेशन कोज करे, यानी कि नेफ्रॉन का और रीनल पेल्विस का एक साथ इन्फ्लामेशन हो, दोनों का साथ में इन्फ्लामेशन प्रेजेंट हो, तो इन दोनों को मिलाने पर कंडीशन बन जाती है पाइलोनेफ्राइटिस।
पाइलोनेफ्राइटिस मींस ऐसी कंडीशन जिसके अंदर रीनल पेल्विस और किडनी के अंदर सिचुएटेड नेफ्रॉन इन दोनों का एक साथ इन्फ्लामेशन हो जाए तो कंडीशन कहलाती है पाइलोनेफ्राइटिस। और अगर इनमें दोनों साथ में ना होकर के सिर्फ रीनल पेल्विस का इन्फ्लामेशन हो तो कंडीशन कहलाएगी पाइलाइटिस, और सिर्फ नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन हो तो कंडीशन कहलाती है नेफ्राइटिस। बट अगर दोनों का इन्फ्लामेशन एक साथ प्रेजेंट हो तो कंडीशन कहलाती है पाइलोनेफ्राइटिस। यहां तक क्लियर है क्या? हम पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमने कहा है कि यहां पर आइटिश वर्ड लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन की बात हो रही है, और उसके आगे वर्ड है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब वो कंडीशन जिस दौरान किडनी के अंदर सिचुएटेड नेफ्रॉन का और साथ ही साथ रीनल पेल्विस का, इन दोनों का एक साथ इन्फ्लामेशन हो जाए तो कंडीशन कहलाती है पाइलोनेफ्राइटिस। और हमने लिखा है इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड रीनल पेरेन्काइमा, यानी कि नेफ्रॉन और किडनी की रीनल पेल्विस है, इनका इन्फ्लामेशन होना पाइलोनेफ्राइटिस कहलाता है। यहां तक क्लियर है क्या? अगर हम बात करें उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमने लिखा है पाइलोनेफ्राइटिस के टाइप्स, कि पाइलोनेफ्राइटिस बेसिकली कितने टाइप्स का होता है। यहां हम टाइप्स के बारे में बात करें पाइलोनेफ्राइटिस की, तो उसके अंदर देखिएगा अपने सबसे पहले लिखा हुआ है टाइप्स के अंदर अकॉर्डिंग टू अकरेंस। अकरेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें पाइलोनेफ्राइटिस किस प्रकार से डेवलप हो रहा है, उसकी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो पाइलोनेफ्राइटिस दो प्रकार का होता है। पहला हमने लिखा है अगर पाइलोनेफ्राइटिस सडन ऑनसेट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। अगर सडन इन्फ्लामेशन डेवलप हो रहा है तो कंडीशन क्या कहलाएगी? एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। सडन ना होकर के एपिसोड के रूप में धीरे धीरे लॉन्ग टाइम के लिए डेवलप हो रहा है तो वो कंडीशन कहला रहा है क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। या हम बात करें रिकरेंट एपिसोड आ रहे हैं, अगर पाइलोनेफ्राइटिस बार बार डेवलप हो रहा है और लंबे टाइम तक चल रहा है तो कंडीशन कहलाती है क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। क्लियर है? हम पाइलोनेफ्राइटिस के टाइप्स की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अकरेंस अगर अपन बात करें सडन ऑनसेट हो रहा है तो कंडीशन कहलाती है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, और प्रोग्रेसिव डैमेज हो या फिर रिकरेंट एपिसोड आ रहा हो पाइलोनेफ्राइटिस का ओवर ए लॉन्ग पीरियड तो कंडीशन कहलाएगी क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। ये तो है अकरेंस के अकॉर्डिंग, दो प्रकार के हैं, एक्यूट यानी कि सडन और प्रोग्रेसिव यानी कि क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। उसके बाद में देखिएगा अपन ने सेकंड यहां पर लिखा है अकॉर्डिंग टू किडनी इन्वॉल्वमेंट। किडनी कौन कौन सी इन्वॉल्व हुई है उसके अकॉर्डिंग। ये मान लीजिए एक पर्सन का वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है, हमें पता है इस वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ किडनी सिचुएटेड होती है, एक राइट सिचुएटेड होती है और एक लेफ्ट सिचुएटेड होती है। अब अगर हम बात करें किडनी इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग मात्र दोनों किडनियों एक साथ इन्फ्लामेटेड ना होकर के दोनों में से किसी एक किडनी का हो रहा है, दोनों किडनियों में एक साथ इन्फ्लामेशन ना होकर के किसी एक किडनी में हो रहा है तो वो कंडीशन कहलाती है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब है वन साइडेड, दोनों तरफ की किडनियों में अगर ना होकर के किसी एक साइड की किडनी में इन्फ्लामेशन हो तो वो कहलाता है यूनिलेटरल पाइलोनेफ्राइटिस। और जितने भी पाइलोनेफ्राइटिस होते हैं मोस्टली उसके अंदर किस टाइप का होता है तो हम आंसर देंगे मोस्टली यूनिलेटरल या वन साइडेड पाइलोनेफ्राइटिस होता है। और अगर दोनों साइड की किडनियों का इन्फ्लामेशन एक साथ हो, राइट किडनी में भी पाइलोनेफ्राइटिस डेवलप हो जाए और लेफ्ट किडनी में भी पाइलोनेफ्राइटिस, यानी दोनों साइड की किडनियों का पाइलोनेफ्राइटिस एक साथ डेवलप हो जाए तो कंडीशन कहलाती है बाइलेटरल पाइलोनेफ्राइटिस। बाइलेटरल पाइलोनेफ्राइटिस। क्लियर है? तो ये हमने बात की है पाइलोनेफ्राइटिस के टाइप्स के बारे में। दो प्रकार से हमने डिस्कस किया है, अकॉर्डिंग टू अकरेंस की बात करें और सडन ऑनसेट हो रहा है, सडन अटैक आ रहा है तो हम कहेंगे एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, और प्रोग्रेसिव या ऑनगोइंग डिटोरियोरेशन या इन्फ्लामेशन या डैमेज हो रहा है तो हम कहेंगे उसको क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। अगर हम किडनी इन्वॉल्वमेंट की बात करें और एक साइड की किडनी का अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो कहलाता है यूनिलेटरल पाइलोनेफ्राइटिस, जो कि मोस्टली ज्यादा होता है। और अगर दोनों साइड की किडनी में एक साथ इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो कंडीशन कहलाती है बाइलेटरल पाइलोनेफ्राइटिस। यहां तक क्लियर है क्या?
पहला हमने डिस्कस किया है कि पाइलोनेफ्राइटिस होता क्या है, तो हमने बात की है कि इसके अंदर रीनल पेल्विस और रीनल पेरेन्काइमा या नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि पाइलाइटिस और नेफ्राइटिस दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। दूसरा अपन ने टाइप्स की बात की है, पहला अकॉर्डिंग टू अकरेंस दो प्रकार का होता है, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस और क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। किडनी इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो मोस्टली यूनिलेटरल या वन साइडेड पाइलोनेफ्राइटिस होता है, और होने को बाइलेटरल या बोथ साइड की किडनी का इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। अगर हम बात करें इसके बाद में कुछ और फैक्ट्स इसके बारे में, तो नेक्स्ट अपन ने लिखा है रूट ऑफ इन्फेक्शन, कि किस प्रकार से ये पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, कैसे पाइलोनेफ्राइटिस के लिए रेस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच करके इन्फ्लामेशन कोज करता है। उसमें हमने लिखा है फर्स्ट हेमेटोजीनस, जितने भी पाइलोनेफ्राइटिस होते हैं उसके अंदर 10% जो कोज पाइलोनेफ्राइटिस होते हैं उसके अंदर जो रूट होता है वो हेमेटोजीनस होता है, और मोस्टली अगर हम बात करें 90% टाइम जो होता है इन्फेक्शन का रूट जो होता है वो असेंडिंग इन्फेक्शन होता है। अगर हम बात करें हेमेटोजीनस, तो ये मान लीजिए दोनों साइड की किडनीज है, और हमने रीनल सर्कुलेशन में पढ़ा था कि किडनी के लिए ब्लड लेकर के आने के लिए जो एब्डोमिनल एओर्टा है, उस एब्डोमिनल एओर्टा से दो ब्रांच निकलती है, एक राइट के लिए एक लेफ्ट के लिए, जिनको हम रीनल आर्टरी कहते हैं। अब अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ब्लड के सर्कुलेशन के साथ या ब्लड फ्लो के साथ आ जाए और वो अगर किडनी में चला जाए, तो वो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड के साथ आकर के किडनी में जाएगा और किडनी में जाकर के अगर इन्फ्लामेशन कोज करेगा, तो ये रूट कहलाएगा हेमेटोजीनस। क्लियर है? हेमेटोजीनस मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म रीनल सर्कुलेशन में ब्लड के साथ आ रहा है और वो जाकर के किडनी में इन्फ्लामेशन कोज कर रहा है। हेमेटोजीनस जितने भी रूट से होते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, वो यूजुअली बाइलेटरल होते हैं। यहां पर देखिएगा, समझिएगा, जितने भी हेमेटोजीनस पाइलोनेफ्राइटिस होते हैं या वो पाइलोनेफ्राइटिस जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड के साथ आता है, वो पाइलोनेफ्राइटिस यूजुअली बाइलेटरल देखने को मिलता है। यानी कि अगर ब्लड के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर के पाइलोनेफ्राइटिस कोज करेगा तो वो मोस्टली बाइलेटरल होगा, क्योंकि ब्लड जो आएगा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो राइट किडनी में भी जाएगा और वो लेफ्ट किडनी में भी जाएगा। और अगर ये ब्लड दोनों किडनियों में जा रहा है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा वो भी, जो बैक्टीरिया आएगा वो भी क्या करेगा, दोनों तरफ की किडनियों में जाएगा, और दोनों तरफ की किडनियों में जाएगा तो दोनों तरफ की किडनियों का इन्फ्लामेशन कोज करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं हेमेटोजीनस बहुत रेयर होते हैं, 10% केस में हेमेटोजीनस पाइलोनेफ्राइटिस होता है, और उसमें जो हेमेटोजीनस अगर है तो वो बाइलेटरल होगा। क्लियर है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों तरफ की किडनियों में जाएगा। यहां तो अपन ने बात की है हेमेटोजीनस की। दूसरा अपन ने बात की है जो मोस्ट कॉमन रूट होता है वो होता है असेंडिंग इन्फेक्शन। अगर हम बात करें इस असेंडिंग इन्फेक्शन की, तो इस असेंडिंग इन्फेक्शन को समझने के लिए हमें इस रीनल ट्रैक्ट को देखना होगा। ये मान लीजिए दोनों तरफ की किडनीज है, हमें पता है किडनी से यूरिन लेकर के आने के लिए यूरेटर है, यूरेटर ब्लैडर के अंदर आते हैं और ब्लैडर से आगे की ओर यूरेथ्रा है। यहां तक क्लियर है? ये यूरिन का फ्लो होता है, यूरेटर किडनी के द्वारा बनाए जाने वाले यूरिन को ब्लैडर तक लेकर के आती है, ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर क्या किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। अब अगर हम बात करें असेंडिंग, असेंडिंग रूट की बात करें, असेंडिंग का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ। असेंडिंग रूट में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर कोई बैक्टीरिया यहां पर यूरेथ्रल मेटस से एंटर हो जाए, एंटर होने के बाद में यहां से मूवमेंट करते हुए ब्लैडर में आ जाए, और ब्लैडर में आने के बाद में अगर हम असेंडिंग की बात करें तो हमें पता है ये यूरेटर जो है ये आकर के ब्लैडर की पोस्टीरियर वॉल या उसको हम बेस कहते हैं वहां पर ओपन होते हैं, और यहां से अगर मान लीजिए यूरिन का बैक फ्लो होने लग जाए और यूरिन अगर बैकवर्ड वापस ऊपर की तरफ जाने लग जाए, यूरेटर की तरफ और किडनी की तरफ जाने लग जाए, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां से क्या करेगा, बैक फ्लो जब यूरिन का होगा तो उसके साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा, और ऊपर की ओर अगर ये यूरिन यहां से मूवमेंट करेगा तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किडनी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नीचे से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है, इसीलिए इसको अपन ने नाम दिया है असेंडिंग इन्फेक्शन। और असेंडिंग इन्फेक्शन में ये ऐसी कंडीशन
जिस दौरान ब्लेडर का यूरिन बैकफ्लो से यूरेटर की तरफ या किडनी की तरफ जाने लग जाए तो वो कंडीशन कहलाती है वेसिको मींस ब्लेडर, यूरेट्रल मींस यूरेटर, रिफ्लेक्स वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिस दौरान यूरेटर और ब्लेडर के बीच में पाए जाने वाले इंस्पेक्टर कमजोर हो जाते हैं, और अगर ये इंस्पेक्टर या ट्रैफिक मैन कमजोर हो जाए, ये यहां पर ब्लेडर जब खाली होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, उस दौरान ये प्रॉपर बंद ना हो पाए, तो इनके बंद ना होने की वजह से ब्लेडर से यूरिन प्रेशर के साथ बैकफ्लो या यूरेटर की तरफ मूवमेंट करने लग जाता है। और इस प्रकार से अगर ब्लेडर का यूरिन यूरेटर की तरफ बैकवर्ड फ्लो करने लग जाए तो कंडीशन कहलाती है वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स। और अगर वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स वाली कंडीशन डेवलप हो गई तो ब्लेडर के अंदर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूरिन के साथ ऊपर की ओर जाएगा और किडनी में जाकर के इन्फ्लामेशन कोज करेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, कंडीशन कहलाएगी नीचे से ऊपर जा रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे असेंडिंग इन्फेक्शन। 90% यूटीआई और 90% पाइलोनेफ्राइटिस वाली कंडीशन में ये असेंडिंग इन्फेक्शन रूट होता है। और ये क्यों होता है? वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स। दूसरा, अगर हम देखें तो हिमेटोजीनस अगर ब्लड के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो दोनों किडनियों में जाएगा, इसलिए वो बाइलेटरल कोज करेगा। लेकिन जो असेंडिंग वाले में होता है वो मोस्टली यूनिलेटरल होते हैं। यूनिलेटरल मींस वन साइडेड। देखा गया कि रेयर कंडीशन में दोनों इंस्पेक्टर एक साथ वीक होते हैं। रेयर कंडीशन में मोस्टली एक साइड का इंस्पेक्टर वीक होता है। और मान लीजिए ये दो इंस्पेक्टर है, एक राइट का है और एक लेफ्ट का है। इनमें से अगर लेफ्ट का मान लीजिए प्रॉपर काम कर रहा है, बस राइट वाला इंस्पेक्टर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है और ये इंस्पेक्टर वीक हो गया है, तो जब यूरिन का बैकवर्ड फ्लो होगा तो दोनों यूरेटर में नहीं जाएगा। जिस साइड का इंस्पेक्टर कमजोर हो गया है उस साइड का ही बैक फ्लो देखने को मिलेगा। और अगर राइट साइड का इंस्पेक्टर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो बैक फ्लो में सिर्फ राइट किडनी में ही यूरिन बैकवर्ड जाएगा। सिर्फ राइट किडनी में जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ राइट किडनी में ही जाने के चांसेज है, लेफ्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि लेफ्ट का इंस्पेक्टर तो प्रॉपर काम कर रहा है। और अगर वन साइडेड की किडनी में या एक तरफ की किडनी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहा है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन भी किस तरह पे करेगा? जिस साइड का इंस्पेक्टर काम नहीं कर रहा उस साइड का। यानी कि कैसा होगा? हम आंसर देंगे यूनिलेटरल। दोस्तों बात समझ में आई या नहीं? यस और नो? अगर हम बात करें रूट ऑफ इन्फेक्शन की तो दो प्रकार के रूट है। पहला हिमेटोजीनस, 10% केसेस के अंदर हिमेटोजीनस रूट होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड के साथ आकर के रीनल सर्कुलेशन के साथ दोनों किडनियों में एक साथ पहुंच जाता है। और हिमेटोजीनस होते हैं वो 10% होते हैं। जितने भी हिमेटोजीनस होते हैं वो जनरली बाइलेटरल होते हैं क्योंकि दोनों किडनियों में जगेगा ब्लड, तो दोनों किडनियों का इन्फ्लामेशन कोज करेगा। दूसरा, 90% केसेस के अंदर असेंडिंग इन्फेक्शन या ये जो रूट है वो रेस्पॉन्सिबल होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, इसलिए इसको अपन ने असेंडिंग लिखा है। इसके अंदर जो कंडीशन होती है वो होती है वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स, जिसके अंदर ब्लेडर का यूरिन बैक फ्लो के साथ यूरेटर में जाता है और अपवर्ड मूवमेंट करता है। और अगर वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स की बात करें तो जनरली देखा गया कि दोनों इंस्पेक्टर एक साथ वीक नहीं होते हैं, दोनों में से कोई एक वीक हो जाता है। और जिस साइड का इंस्पेक्टर प्रॉपर काम नहीं करेगा उस साइड यूरिन बैकवर्ड फ्लो करेगा, किडनी में जाएगा और उस साइड की किडनी का इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो असेंडिंग इन्फेक्शन के अंदर या वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्सेस वाली कंडीशन के अंदर यूजुअली हमें यूनिलेटरल पाइलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर है क्या? 3 ही पॉइंट अभी तक अपन ने डिस्कस किया है। पहला हमने डिस्कस किया था कि पाइलोनेफ्राइटिस होता क्या है, तो अपन ने बात की थी इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड रीनल पेरेन्काइमा। रीनल पेल्विस का इन्फ्लामेशन पाइलाइटिस कहलाता है जबकि नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन नेफ्राइटिस कहलाता है। दोनों का इन्फ्लामेशन एक साथ प्रेजेंट हो तो कंडीशन पाइलोनेफ्राइटिस कहलाती है। सेकंड, हमने टाइप्स की बात की थी और अकॉर्डिंग टू अकरेंस की हम बात करें तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस और क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस होता है। और अकॉर्डिंग टू किडनी इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो यूनिलेटरल यानी कि वन साइडेड पाइलोनेफ्राइटिस भी होता है और बाइलेटरल यानी कि बोथ साइडेड पाइलोनेफ्राइटिस भी होता है। बट इनमें भी बात करें तो मोस्टली यूनिलेटरल वन साइडेड किडनी का इन्फ्लामेशन ज्यादा देखने को मिलता है।
देन हमने रूट की बात की तो हिमेटोजिनस ब्लड के साथ भी हो सकता है, 10% केसेस के अंदर ये रेस्पॉन्सिबल है। मोस्ट कॉमन जो है वो है असेंडिंग इन्फेक्शन, जो कि वेसिको-यूरेटल रिफ्लेक्सेस की वजह से। अब अगर हेमेटोजीनस है तो दोनों किडनियों का इन्फ्लामेशन एक साथ होगा, यानी कि मोस्टली ये बाइलेटरल होगा। और अगर असेंडिंग है तो ये वन साइडेड किडनी का इन्फ्लामेशन जनरली कोज करता है, यानी कि ये यूनिलेटरल होगा। यहां तक क्लियर है दोस्तों? अगर हम बात करें इसके बाद में कुछ और फैक्ट्स, तो नेक्स्ट हमने लिखा है पाइलोनेफ्राइटिस के क्या क्या कोज होंगे। तो इसके भी वही कोज होते हैं जो यूटीआई के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी पर्सन के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट में जाकर के यूटीआई भी कोज कर सकते हैं और वहां पर जाकर के वो पाइलोनेफ्राइटिस भी कोज कर सकते हैं। एग्जाम में आने वाला 5 स्टार क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में आने वाला बार बार क्वेश्चन कि यूटीआई के लिए या पाइलोनेफ्राइटिस के लिए मोस्ट कॉमन रेस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, हमेशा आंसर जाएगा इकोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई, जो कि हमारा इंटेस्टाइनल फ्लोरा या प्रोबायोटिक्स है। हमारा इंटेस्टाइनल फ्लोरा या प्रोबायोटिक्स है। ये इकोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जीआईटी में पाया जाता है। जीआईटी का नॉर्मल फ्लोरा है, वहां हमारी बॉडी की ये मदद करता है, क्लोटिंग फैक्टर बनाने में मदद करता है, कुछ विटामिन सिंथेसिस में मदद करता है। यानी जीआईटी में जब तक रहेगा तब तक नुकसान नहीं देता, ये हमें मदद करता है, इसलिए इसको हेल्पफुल बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक्स कहते हैं। बट अगर ये जीआईटी से निकल करके यूरिनरी ट्रैक्ट में घुस जाए तो वहां ये जाकर के इन्फ्लामेशन या इंफेक्शन कोज करता है। तो ये इकोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये यूटीआई के लिए और पाइलोनेफ्राइटिस के लिए मोस्ट कॉमन रेस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, ये आपको आधी रात में भी पूछ लिया जाए तब भी पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि क्या इस इकोलाई के अलावा भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से आप भूल जाएं, आप समझें कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा यूटीआई और पाइलोनेफ्राइटिस के लिए रेस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो आंसर देना है इकोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई। अगर हम बात करें कि इसके अलावा भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हम देखेंगे एंटेरोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास, क्लेब्सियला। इकोलाई आपको याद रखना है, मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा सिट्रोबैक्टर, एंटेरोबैक्टर, स्यूडोमोनास, क्लेब्सियला, प्रोटियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, एंटेरोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। यानी कि ये डिफरेंट टाइप के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने नाम लिखे हैं। इसके अलावा भी खूब सारे हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से आपको एक ही याद रखना है, चाहे वो यूटीआई में पूछें चाहे पाइलोनेफ्राइटिस में पूछें, आंसर आपने क्या देना है, तो हम आंसर देंगे मोस्ट कॉमन रेस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, आंसर देंगे इकोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई, जो कि ग्राम नेगेटिव इंटेस्टाइनल फ्लोरा है। उसके बाद में देखिए हम बात करें कि अगर किसी पर्सन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया किडनी में और उसने जाकर के पाइलोनेफ्राइटिस कोज कर दिया, तो पाइलोनेफ्राइटिस होने के बाद में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होंगे। तो हर डिजीज के अंदर दोस्तों आपको जो डोमिनेंट फीचर होते हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको वही याद रखने हैं। कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो हर डिजीज में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से अगर अपन बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम बात करें, तो उस डिजीज से रिलेटेड जो डोमिनेंट फीचर होता है जिसके बारे में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो स्मार्ट स्टडी ये कहती है कि आपको मेनली उसी पे फोकस करना है। और जब भी हम पाइलोनेफ्राइटिस की बात करें तो हमें 2 साइन एंड सिम्टम है वो टिप्स पे होने चाहिए, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला हमने लिखा है फ्लैंक पेन ऑन अफेक्टेड साइड। मान लीजिए ये पर्सन की राइट किडनी है, सॉरी लेफ्ट किडनी है, और ये मान लीजिए राइट किडनी है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब अगर अपन बात करें, मान लीजिए उस पर्सन के अंदर दोनों साइड की किडनियों में इंफ्लामेशन ना होकर के सिर्फ लेफ्ट साइड की किडनी में इंफ्लामेशन हुआ। अब लेफ्ट साइड की किडनी में इंफ्लामेशन हुआ तो जाहिर सी बात है कि पेन इस तरफ ही होगा, दूसरी तरफ नहीं होगा। मान लीजिए एक पर्सन के अंदर लेफ्ट किडनी में इंफ्लामेशन ना होकर के राइट किडनी में पाइलोनेफ्राइटिस कोज हुआ है, तो राइट किडनी में पाइलोनेफ्राइटिस अगर हुआ है तो दर्द जो है वो सिर्फ राइट साइडेड ही होगा, लेफ्ट साइड में नहीं होगा।
और इसी को हमने लिखा है। और दूसरा हमें पता है कि जिस एरियाज के अंदर या जिस रीजन के अंदर किडनी सिचुएटेड होती है उस रीजन को हम कहते हैं फ्लैंक रीजन। जिस रीजन में किडनी सिचुएटेड होती है उस रीजन को हम कहते हैं फ्लैंक रीजन। और अगर इसके अंदर अपनी लेफ्ट किडनी इंफ्लामेटेड है तो लेफ्ट फ्लैंक रीजन में दर्द होगा, और अगर इंफ्लामेशन राइट किडनी का है तो राइट फ्लैंक रीजन के अंदर पेन होगा। यहां क्लियर है? तो पहला हमने इसके साइन एंड सिम्टम में लिखा है फ्लैंक पेन ऑन अफेक्टेड साइड, यानी कि बात सिंपल सी है कि जिस तरफ की किडनी का इंफ्लामेशन होगा उस तरफ की किडनी का जो फ्लैंक रीजन है, जिस रीजन में किडनी सिचुएटेड है उस जगह पर दर्द होगा। सीवियर इंटेंसिटी का अनबियरेबल पेन, अनबियरेबल जिसको हम टॉलरेट ना कर पाए, जो पसीने छुड़ा देने वाला पेन हो, पाल्पिटेशन, डाइफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग होने लग जाए, ऐसा दर्द होता है किस साइड में? अफेक्टेड साइड में। फ्लैंक पेन ऑन अफेक्टेड साइड, जो कि सीवियर इंटेंसिटी का, किस इंटेंसिटी का? सीवियर इंटेंसिटी का, अनबियरेबल, जिसको आप बियर ना कर पाए, अनबियरेबल सीवियर इंटेंसिटी का पेन होता है। दूसरा अपन ने लिखा है, देखिएगा इसमें याद रखना आपको, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। कोस्टोवर्टिब्रल, वर्टिब्रल काम में वर्ड जो लेते हैं वो लेते हैं इस वर्टिब्रल कॉलम के लिए। वर्टिब्रल वर्ड किसके लिए काम में ले रहे हैं? इस बैकबोन के लिए, इस रीढ़ की हड्डी के लिए, इस वर्टिब्रल कॉलम के लिए। कोस्टो, इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल मसल्स। कोस्टल वर्ड जो काम में लेते हैं वो लेते हैं पसलियों के लिए, रिब्स के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि कोस्टो वर्ड जो आता है वो कोस्टो वर्ड काम में लेते हैं रिब्स के लिए, और वर्टिब्रल काम में जो वर्ड है वो वर्टिब्रल वर्ड काम में लेते हैं बैकबोन के लिए। ये मान लीजिए 12th रिब्स है। इस रिब्स और इस बैकबोन, इस रिब्स और इस बैकबोन के बीच में यहां पर ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं कोस्टोवर्टिब्रल एंगल। वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं कोस्टोवर्टिब्रल एंगल। और इस कोस्टोवर्टिब्रल एंगल के पास में अगर आप देखेंगे तो यहीं पर क्या सिचुएटेड है? किडनी का पेल्विस वाला रीजन, या हम कह सकते हैं यहां पर किडनी सिचुएटेड है। इस रीजन में अगर इंफ्लामेशन हुआ है, वहां पे अगर हम टच करें, जिस रीजन में इंफ्लामेशन हुआ है, इस इंफ्लामेशन वाले पार्ट को अगर हम टच करेंगे तो टच करने पर वहां पर पेन का सेंसेशन होगा, और इस टच करने पर पेन के सेंसेशन होने को हम कहते हैं टेंडरनेस। क्लियर है? ये दो साइन एंड सिम्टम या ये दो डोमिनेंट फीचर आपके टिप्स से होना चाहिए। अगर आपको पाइलोनेफ्राइटिस के साइन एंड सिम्टम की बात करें तो आधी रात में भी पूछा जाए तो आप उठते ही ये कहोगे कि दो फीचर मेनली होते हैं। एक तो अफेक्टेड जो किडनी होती है उस साइड के अंदर फ्लैंक रीजन में सीवियर इंटेंसिटी का अनबियरेबल पेन होता है जो कि पसीने छुड़ा देता है, और दूसरा आप कहेंगे कि जिस साइड की किडनी का इंफ्लामेशन हुआ है उस साइड का कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस देखने को मिलता है। दो फीचर याद रखने हैं, अफेक्टेड साइड के अंदर फ्लैंक रीजन में दर्द होगा और अफेक्टेड साइड के अंदर भी कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस में पेन होगा, एंगल टेंडरनेस देखने को मिलेगी। अगर लेफ्ट साइड का है तो ये लेफ्ट में, और ये लेफ्ट साइड का ना होकर के मान लीजिए राइट किडनी का इन्फ्लेमेशन हुआ है तो ये यहां पर वर्टिब्रल कॉलम और ये रिब्स, इसके बीच में ये जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं कोस्टोवर्टिब्रल एंगल। इस एंगल में अगर यहां पर हम इस चीज को या यहां पर किडनी के इस पार्ट को अगर हम यहां पे टच करें तो टच करने पर पेन होगा जिसको हम कहते हैं टेंडरनेस। तो दो फीचर आई थिंक आपके याद हो गए होंगे, फ्लैंक पेन ऑन अफेक्टेड साइड, सीवियर इंटेंसिटी का अनबियरेबल पेन, दूसरा कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। कोस्टोवर्टिब्रल एंगल रीजन को हम अगर वहां पर पाल्पेट करें, टच करें तो वहां पर दर्द होगा। फीवर हो सकता है, बिल्कुल इन्फ्लामेशन है इसलिए फीवर हो सकता है, सिवरिंग हो सकती है यानी कि चिल्स हो सकता है। दूसरा अगर अपन बात करें तो उसको अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी हो सकता है, यानी कि ये कुछ यूरिनरी फीचर्स है, इसमें इसको ज्यादा याद नहीं रखना है। अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी जो डोमिनेंट फीचर है वो यूटीआई वाले में, उसके अंदर पेशाब में जलन, बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, उसको हम अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी एंड डिसयूरिया कहते हैं, तो वो डोमिनेंट फीचर यूटीआई के है। लेकिन इसमें भी आपको याद रखना है कि अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी हो सकता है।
अब जो यूरिन पास आउट करेगा तो इन्फ्लामेशन हो रखा है, तो वहां से कुछ पस सेल भी निकलेगी। पस सेल के निकलने की वजह से डार्क क्लाउडी कलर का यूरिन हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं पायूरिया। पायूरिया मींस प्रेजेंस ऑफ पस सेल इन यूरिन। यूरिन के अंदर पस सेल के प्रेजेंस होने की वजह से पायूरिया या क्लाउडी कलर या डार्क क्लाउडी कलर का यूरिन हो जाता है। अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा, फीवर एंड चिल्स देखने को मिलेगा, पेनफुल मिक्चुरेशन या पेशाब के अंदर जलन या ड्यूरिंग मिक्चुरेशन पेन होना क्या कहलाएगा? डिसयूरिया। डिसयूरिया भी देखने को मिलेगा। अगर लीजन्स बढ़ गए हैं, इन्फ्लामेशन एडवांस होता गया, तो उस पर्सन के अंदर हीमेचूरिया भी देखने को मिलेगा, यानी कि यूरिन के साथ ब्लड लॉस भी होगा, हीमेचूरिया भी हो सकता है। और अगर नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन बढ़ता गया, नेफ्राइटिस बढ़ता गया और उसने जाकर के अगर ग्लोमेरुलस को डैमेज कर दिया, ग्लोमेरुलस अगर डैमेज हो गया तो यहां से प्रोटीन लीकेज होना शुरू हो जाएगा। और प्रोटीन अगर यहां से लीकेज होगा तो अल्टीमेटली यूरिन के साथ बाहर निकलेगा। यूरिन के साथ प्रोटीन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? प्रोटीन यूरिया। इसके साथ साथ उस पर्सन के अंदर एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, भूख में कमी हो जाएगी। साथ में अगर इतना अनबियरेबल सीवियर इंटेंसिटी का पेन होगा तो उसकी वजह से डाइफोरेसिस यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग होने लग जाएगा। और नोजिया और वोमिटिंग होने लग जाएगा तो पर्सन के अंदर रिहाइड्रेशन होगा या डिहाइड्रेशन होगा। हम कह सकते हैं वोमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। ये सारे फीचर एक पर्सन जिसके अंदर पाइलोनेफ्राइटिस है उसमें देखने को मिलेगा। अगर हम वन बाय वन करें बात तो दो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फ्लैंक पेन ऑन अफेक्टेड साइड, अफेक्टेड साइड में फ्लैंक पेन होना, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ फीवर, चिल्स, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, डार्क क्लाउडी कलर ऑफ यूरिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पस सेल और पायूरिया, पेनफुल मिक्चुरेशन या डिसयूरिया, presence of RBC in urine known as hematuria, presence of protein in urine known as proteinuria in advancement of disease। जैसे जैसे लीजन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हीमेचूरिया और प्रोटीनयूरिया देखने को मिलेगा। इनिशियली प्रोटीनयूरिया और हीमेचूरिया देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग और उसके साथ साथ डिहाइड्रेशन उस पेशेंट में देखने को मिलता है जिसके अंदर पाइलोनेफ्राइटिस होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अभी हमने सिर्फ बात की डेफिनेशन, देन अपन ने बात की इसके टाइप्स, थर्ड हमने बात की है कि इसके अंदर रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है, फोर्थ हमने बात की कि क्या क्या इसके अंदर साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों अगर हम नेक्स्ट बात करें कि पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, अब इसको हम डायग्नोज कैसे करें, कैसे पता लगेगा कि पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, तो सबसे पहला हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे फीचर्स के बारे में बता देगा, फ्लैंक पेन के बारे में बताएगा, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस के बारे में बताएगा, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएगा, पस सेल या क्लाउडी कलर ऑफ यूरिन के बारे में बताएगा, हीमेचूरिया के बारे में बताएगा। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में हम यूरिन एनालिसिस करेंगे, तो यूरिन एनालिसिस के अंदर पस सेल आएगी यूरिन के साथ, तो उसकी क्लाउडी कलर का यूरिन होगा। यूरिन टर्बिड होगा तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई मिलेगी। आरबीसी अगर प्रेजेंट होगी तो यूरिन क्या होगा, रेड कलर का होगा, यानी कि हीमेचूरिया देखने को मिलेगा। साथ में प्रोटीन अगर यूरिन के साथ निकलेगा तो यूरिन के ऊपर ज्यादा झाग बनेंगे, फ्रोदी यूरिन होगा, जो कि मेनली अपने को नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें भी अगर प्रोटीन निकलने लग जाए तो फ्रोदी यूरिन देखने को मिलेगा। यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाएंगे ताकि हमें पता लगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसने ये इन्फेक्शन कोज किया है और वो कौन कौन सी एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है। यानी कि हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। अगर ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म किडनी में पहुंचा है तो हम ब्लड कल्चर करवा सकते हैं। हम केयूबी एक्सरे यानी कि किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का कंबाइंड एक्सरे करवा सकते हैं। हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं। हम ब्लैडर और ऊपर के पार्ट का विजुअलाइजेशन के लिए हम सिस्टोस्कोपी करवा सकते हैं। और अगर हम कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करवाएं सीबीसी करवाने पे हमें दो फाइंडिंग देखने को मिलेगी। एक तो हमें टीएलसी या डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा क्योंकि इन्फ्लामेशन के दौरान डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है, और दूसरा हमें इरिथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट या ईएसआर भी बढ़ा हुआ मिलेगा। क्लियर है? अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो हमें टीएलसी बढ़ा हुआ मिलेगा।
अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो हमें ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर हम बात करें इसके अलावा तो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी कर सकते हैं, ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, केयूबी एक्सरे करवा सकते हैं, यूएसजी करवा सकते हैं और हम करवा सकते हैं सिस्टोस्कोपी। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर थे जिसके बारे में हमने बात की कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक टूल जो है वो हम पाइलोनेफ्राइटिस को डायग्नोस करने के लिए काम में ले सकते हैं। वन बाय वन देखिएगा। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ब्लड कल्चर, केयूबी एक्सरे, यूएसजी, सिस्टोस्कोपी और हम करवा सकते हैं सीबीसी। अगर हम बात करें कि डायग्नोस हो गया, उसके बाद में हम मैनेजमेंट की बात करें कि हम मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, तो देखिएगा मैनेजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूटीआई और इसका मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो जो मैनेजमेंट आपने यूटीआई में पढ़ा है उसी को आपने इसके साथ याद रखना है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले देखिएगा हमने लिखा है मेडिकल मैनेजमेंट की, नहीं ड्रग्स के द्वारा हम किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हम सेंसिटिविटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक्स देंगे। कौन कौन सी एंटीबायोटिक है और जिस जिससे पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होगा वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। हम यूरिन आउटपुट बढ़ाने के लिए डायूरेटिक्स देंगे। यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा यूरिन बनेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाहर निकलने या वॉश आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दर्द हो रहा है तो उसके लिए हम एनाल्जेसिक देंगे, पेन किलर देंगे। अगर उस पर्सन को फीवर है तो उसके लिए हम एंटीपायरेटिक्स देंगे और हम यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक देंगे, यानी कि ऐसी एंटीसेप्टिक या ऐसी ड्रग्स जो जाकर के यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करे। ये यूरिनरी ट्रैक्ट है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए जो दी जाने वाली दवाई होती है उसको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक, जिसको हमने यूटीआई में भी पढ़ा था। आपको याद आएगा, वहां पर हमने बात की थी नेलिडेक्सिक एसिड या नेग्राम टेबलेट के बारे में और हमने बात की थी नाइट्रोफ्रेंटोइन या फ्यूराडेंटिन टेबलेट के बारे में। तो वो अपन ने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी और उसमें हमें याद रखना है कि जब भी हम नाइट्रोफ्रेंटोइन या फ्यूराडेंटिन टेबलेट देते हैं तो उसके बाद में यूरिन जो है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो वो नॉर्मल फाइंडिंग है, वो उस मेडिकेशन की वजह से यूरिन ब्राउन कलर का आता है। जैसे ही मेडिकेशन हम विदहोल्ड करेंगे, रोकेंगे, बंद करेंगे, क्विट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूरिन का कलर नॉर्मल हो जाएगा। ये हमने बात की है मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर ड्रग्स से हम किस प्रकार से पाइलोनेफ्राइटिस को रोक सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। तो अपन ने बात की कि इन्फ्लामेशन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है तो एंटीबायोटिक्स, यूरिन एनहेंसमेंट या यूरिन आउटपुट बढ़ाने के लिए डायूरेटिक्स, पेन को ठीक करने के लिए, पेन गायब करने के लिए, दर्द को रोकने के लिए एनाल्जेसिक, फीवर कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक। उसके बाद में सेकंड देखिएगा अपन ने लिखा है नर्सिंग मैनेजमेंट में वही है, हम वाइटल साइन चेक करेंगे, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे, रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। किसी भी इन्वेजिव प्रोसीजर के लिए हम असेप्टिक टेक्निक फॉलो करेंगे, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वेड होने से रोकेंगे। उसके बाद में अगर अपन बात करें नेक्स्ट की इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है, तो देखिएगा नर्सिंग मैनेजमेंट में दो ही चीजें हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला है कि हम फ्लूइड इनटेक बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएंगे और कितना पिलाएंगे तो 3 से 4 लीटर इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर 3 से 4 लीटर पानी देंगे, यानी कि हम 8 से 10 गिलास पानी देंगे। जितना ज्यादा पानी पिएगा पर्सन, जितना ज्यादा इनटेक होगा उतना ही ज्यादा आउटपुट होगा, उतना ही ज्यादा यूरिन बनेगा और जितना ज्यादा यूरिन बनेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वॉश आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हम इंक्रीज करते हैं फ्लूइड इनटेक और 3 से 4 लीटर देते हैं 24 घंटे में। और दूसरा इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, एसिड एस डाइट, एसिड डाइट जिसके अंदर एसिडिक एस्टर हो। एसिडिक एस्टर का मतलब है कि वो जाकर के डाइट जो है यूरिन की पीएच को कम कर देती है। यूरिन की पीएच को कैसा बनाती है, एसिडिक बनाती है। और एसिडिक मीडियम के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इनहिबिट होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते हैं। तो यहां पर एसिड एस डाइट देने के पीछे पर्पज होता है कि ऐसी डाइट दें जिससे यूरिन की पीएच कम हो, यूरिन एसिडिक हो, और अगर एसिडिक यूरिन होगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करेगा। यहां तक क्लियर है। तो ये अपन ने बात की है पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में। अगर हम बात करें दोस्तों पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में तो एक बार फिर से हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें याद रखना है। आज की क्लास में अपन ने बात की थी कि हम एक डिजीज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको अपन ने नाम दिया है पाइलोनेफ्राइटिस।
पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर अपन ने बात की कि पीछे आइटिस वर्ड लग रहा है, इसका मतलब है इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन किस चीज का है, तो हमने बात की कि इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस, किडनी में जो फनल शेप्ड कैविटी जो यूरिन रिसीव करके यूरेटर में पुट डाउन करती है, उसका इन्फ्लामेशन, और उसके साथ साथ रीनल पेरेन्काइमा यानी कि नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन, इन दोनों का इन्फ्लामेशन एक साथ हो जाए तो कंडीशन कहलाती है पाइलोनेफ्राइटिस, जिसको हमने लिखा है इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड रीनल पेरेन्काइमा। अकेली रीनल पेल्विस का इन्फ्लामेशन हो तो कंडीशन कहलाती है पाइलाइटिस, और मात्र नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन हो तो कंडीशन कहलाती है नेफ्राइटिस। सिर्फ रीनल पेल्विस का इन्फ्लामेशन होना पाइलाइटिस कहलाता है, और सिर्फ नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन होना नेफ्राइटिस कहलाता है। लेकिन जब दोनों का इन्फ्लामेशन एक साथ हो जाए, दोनों का इन्फ्लामेशन एक साथ हो जाए तो कंडीशन कहलाती है पाइलोनेफ्राइटिस। सिर्फ नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन नेफ्राइटिस कहलाता है, और सिर्फ पेल्विस का इन्फ्लामेशन पाइलाइटिस कहलाता है। लेकिन ऐसी कंडीशन जिस दौरान दोनों का इन्फ्लामेशन एक साथ हो जाए, कंडीशन पाइलोनेफ्राइटिस कहलाती है। उसके बाद में हमने बात की कि पाइलोनेफ्राइटिस को आगे हमने डिस्कस किया कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो हम अकरेंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं जब भी, तो दो प्रकार से है, एक है एक्यूट सडन ऑनसेट वाला एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, और एक ऑनगोइंग डिटोरियोरेशन या प्रोग्रेसिव डैमेज वाला क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। किडनी इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग अगर एक साइड की किडनी में इन्फ्लामेशन हो रहा हो तो यूनिलेटरल पाइलोनेफ्राइटिस जो कि मोस्टली होता है, और दोनों साइड की किडनियों में एक साथ इन्फ्लामेशन हो तो बाइलेटरल पाइलोनेफ्राइटिस कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने बात की थी कि इसके रूट की बात करें कि पाइलोनेफ्राइटिस के लिए रूट क्या होगा, इन्फेक्शन रूट कैसा होगा। तो हमने बात की हेमेटोजीनस, 10% केसेस के अंदर हेमेटोजीनस रेस्पॉन्सिबल होता है रूट, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हुए दोनों तरफ की किडनी में जाकर के यूटीओ पाइलोनेफ्राइटिस कोज करता है। और दूसरा, अगर नीचे से ऊपर की तरफ यूरेथ्रा से होते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लैडर में, यूरेटर में और किडनी में पहुंचता है तो उसको असेंडिंग इन्फेक्शन कहते हैं। और ये एक कंडीशन से डेवलप होता है जिसको हमने नाम दिया था वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स। इंस्पेक्टर अगर वीक हो जाए और ब्लैडर से यूरिन वापस बैक फ्लो में यूरेटर की तरफ या किडनी की तरफ जाने लग जाए तो वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स कहलाता है। जब भी हेमेटोजीनस होता है वो बाइलेटरल दोनों तरफ की किडनी का इन्फ्लामेशन कोज करता है, और जो असेंडिंग होता है वो यूजुअली यूनिलेटरल या वन साइडेड किडनी का इन्फ्लामेशन कोज करता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसके बाद में अपन ने बात की कि कौन कौन से ऐसे कोज है जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें यूटीआई के लिए रेस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही पाइलोनेफ्राइटिस के लिए रेस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से एक ही याद रखना है, इकोलाई या इश्चेरिचिया कोलाई मोस्ट कॉमन रेस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा एंटेरोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास, क्लेब्सिला, प्रोटियस, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, एंटेरोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूटीआई के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट अपन ने बात की, अगर हम साइन एंड सिम्टम की बात करें तो दो फीचर आपको याद रखने हैं, टिप्स पे होने चाहिए। एक तो जो साइड अफेक्टेड है, जिस साइड का इन्फ्लामेशन होता है उस तरफ के फ्लैंक रीजन में पेन होना लाजमी है। और दूसरा, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन और 12th रिब्स यानी पसली, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कोस्टोवर्टिब्रल एंगल कहता है। वहां पर किडनी सिचुएटेड होती है, वहां पर हमें टच करेंगे तो वहां पर पेन होगा, जिसको हमने लिखा है कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। इसके अलावा फीवर एंड चिल्स हो सकता है, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी हो सकता है, डार्क क्लाउडी कलर ऑफ यूरिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पस सेल और पायूरिया की वजह से, पेनफुल मिक्चुरेशन या डिस्यूरिया हो सकता है, आरबीसी यूरिन के साथ आ सकती है, हीमेचूरिया हो सकता है, और एडवांसमेंट ऑफ डिजीज, जब डिजीज बढ़ती जाए और प्रोटीन लीकेज होना लग जाए तो यूरिन में प्रोटीन आने लग जाता है, प्रोटीन यूरिया कहलाता है। इसके साथ साथ इस सीवियर इंटेंसिटी के अनबियरेबल पेन की वजह से डाइफोरेसिस मींस एक्सेसिव स्वेटिंग, एनोरेक्सिया, नोजिया और वोमिटिंग हो सकता है। वोमिटिंग हो चाहे हो एक्सेसिव स्वेटिंग, बॉडी से फ्लूइड का लॉस हो रहा है, इसकी वजह से पर्सन में निर्जलीकरण या हो सकता है डिहाइड्रेशन। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें डायग्नोसिस, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन है, यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ब्लड कल्चर, केयूबी एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, सिस्टोस्कोपी, और हम करवा सकते हैं सीबीसी। सीबीसी जब हम करवाएंगे तो उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़े हुए मिलेंगे और उसके अंदर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या ईएसआर बढ़ी हुई मिलेगी।
उसके बाद में हमने बात की मैनेजमेंट, डायग्नोसिस के बाद में हमने बात की मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर हम मेडिकली बात करें किस प्रकार से दवाइयों से हम इसको मैनेज करेंगे, तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे, डायूरेटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक देंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हम देंगे यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक। नेलिडिक्सिक एसिड या नेग्राम नाम से टेबलेट 500 मिलीग्राम TDS फॉर 12 डेज। नाइट्रोफ्रेंटोइन या फ्यूराडेंटिन टेबलेट 500 मिलीग्राम TDS फॉर 12 डेज। जब भी फ्यूराडेंटिन चलती है तो पर्सन के यूरिन का कलर ब्राउन हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल फाइंडिंग है। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्स वाइटल साइन चेक करेगी, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेगी, रेस्ट प्रोवाइड करेगी, किसी भी इन्वेजिव प्रोसीजर के दौरान असेप्टिक टेक्निक फॉलो करेगी, और नर्स करेगी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने का काम। उसके बाद में अगर हम बात करें इसके अंदर डाइट मैनेजमेंट की, तो उसके अंदर फ्लूइड इंटेक बढ़ाएंगे। एक पर्सन का 24 घंटे में 3 से 4 लीटर अपन उसका इंटेक करेंगे। जितना ज्यादा पानी पिएगा उतना ज्यादा पेशाब बनेगा, जितना ज्यादा पेशाब बनेगा उतना ही ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी से वॉश आउट होने या बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ हम डाइट देंगे, कौन सी? एसिड एस डाइट। ऐसी डाइट जिसके अंदर एसिडिक एस्टर हो, और एसिड एस डाइट जब पर्सन कंज्यूम करेगा तो उसके वजह से पर्सन का यूरिन जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, यूरिन की पीएच कम होगी, और एसिडिक नेचर का यूरिन जब बनेगा तो रुकेगी किसकी ग्रोथ? हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ। दैट इज ऑल अबाउट पाइलोनेफ्राइटिस। बात समझ में आई या नहीं? यस और नो? आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।